मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज के यूथ को गुमराह किया गया है, हिंदू कस किया। ये बम फोड़ने वाले आतंकवादी मुसलमान ही क्यों रहते हैं? होता है, हत्या होती है, मर्डर होती है। चाहे वो अभी आप बिहार में हाल ही में देखो अनंत सिंह, क्या उनको भी आतंकवादी कहोगे आप? चुनाव से ठीक 2 महीने पहले कम से कम 22 हत्याएं की गई, वो जंगल राज नहीं था। तो आतंकवाद या धर्म का पैमाना किसी की गलतियों से जोड़कर नहीं करना चाहिए। 20 दिन पहले लंदन में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट निकाला गया, गो बैक इंडियंस। क्या था? ये तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है, भारत में भी। भारत की मीडिया उसको दिखाया ना दिखला। अब तो सवाल ये है कि जैसे कि आपने कहा कि लंदन में गो बैक इंडियंस के नारे लग रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया इसको दिखाई नहीं रहा है। आपने कभी देखा कि मीडिया ने सरकार से कोई सवाल किया हो? मीडिया ने नरेंद्र मोदी से कुछ पूछा हो? मीडिया ने क्या पूछा कि आज जो इंडिगो की हालत हो रही है क्यों हो रही है? मीडिया ने पूछा कि दिल्ली बम ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे? हम पाकिस्तान तालिबानी लोग नहीं हैं, भारत के वासी हैं। अगर हमको अपनी बात कहने का हक नहीं है या फिर अपनी बात कहने के हक के लिए आपसे परमिशन लेना पड़े, आप कल्पना करिए कि आपकी स्थिति पाकिस्तान से बदतर हो चुकी है। ये सरकार बहुत कायर, बहुत डरपोक, बहुत ही ज़्यादा डरपोक लोकतंत्र को खत्म करने का काम करने चाहते हैं भाजपा। और हम लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं। कहावत आपने सुनी है ना, हम इस देश को आवारा नहीं होने देंगे। क्या है कैसे? बिल्कुल हिसाब होगा। कैसे हिसाब होगा? बिल्कुल हमारे तरीके से होगा। सरकार आने दीजिए, जब समय आएगा बिल्कुल हिसाब होगा। गलत के साथ गलत होना बहुत जरूरी है। मैंने भाजपाइयों को सुना हुआ है कि सरकार बनानी है, रहना है तो चाहे जो करना पड़े करिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कायरों, इन्हें शर्म नहीं आती। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां की राजनीति कभी जाति और धर्म से आगे नहीं बढ़ पाई। एक ऐसा प्रदेश जहां के युवाओं का भविष्य पेपर लीक से रोज जलता है और जहां की राजनीति में बड़े से बड़े धुरंधर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, वहीं कांग्रेस की यूथ आर्मी कांग्रेस का झंडा लिए मजबूती से खड़ी रहती है। और उसी आर्मी के कमांडर आज हमारे साथ हैं। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दें। मैं विशाल सिंह, मैं बनारस का रहने वाला हूं और मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूं, पूर्व रीजन उत्तर प्रदेश। और हम लोग राहुल गांधी जी को, उनकी सोच को, उनकी विचारधारा को, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा को, महात्मा गांधी की विचारधारा को, सरदार पटेल की विचारधारा को आज भी लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में हम लोग आज भी उनकी वो आवाज़ उठाने का कार्य कर रहे हैं। सर, आपने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहाँ से ली है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा, स्कूलिंग तो हमारी बनारस में एक स्कूल है यहीं पे, संबीम स्कूल वरुणा, वहाँ से मैंने की थी। बाकी हमारी ग्रेजुएशन और एमबीए की पढ़ाई पुणे यूनिवर्सिटी से हुई थी। पुणे किस यूनिवर्सिटी से? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। नो, इट्स अ प्राइवेट डीम्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है, बट तो हिंदुस्तान में एक अच्छे यूनिवर्सिटी के तौर पे उसको जाना जाता है। हाँ, अच्छे तौर पे जाना जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ राजनीतिक माहौल होता है, कह सकते हैं, बट वहाँ पे यूपी वाला कल्चर नहीं है। जैसे कि जो आपको राजनीति छात्र संघ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, जी जी, शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगी। वो तो बहुत बड़ी चीज़ लग रही है, क्योंकि आप सिम्बायोसिस से पढ़े हैं जहाँ पे राजनीति का कोई माहौल नहीं था, लेकिन आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली? क्योंकि देखते हैं कि यूपी बिहार में लोग विश्वविद्यालय में जाते हैं, वहाँ से प्रेरणा मिलती है, कि छात्र नेताओं को देखते हैं, वहाँ से प्रेरणा मिलती है, लेकिन एक ऐसे प्राइवेट संस्थान से निकल के आना और फिर राजनीति में कदम रखना, क्या स्रोत था आपका? मतलब कि क्या मोटिवेशन रहा? कांग्रेस के साथ मेरे ख्याल से वो लोग ज़रूर जुड़ना चाहते होंगे जिसने इस देश के इतिहास को जाना हो, जो गांधी की विचारधारा के हों, जिनको ये पता हो कि इस देश को आज़ादी दिलाने में उन महापुरुषों ने क्या क्या भूमिका निभाई और किस तरह से इस आज़ादी को पाई गई। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की जो जनरेशन है, जो यूथ है, मानिए या ना मानिए, यहाँ आज भी शिक्षा का बहुत अभाव है। आज की जो जनरेशन है, जो यूथ है, वो सारा जो उनका विज़न, जो उनकी सोच हो जाती है, आज के व्हाट्सअप न्यूज़, फेसबुक पे आप कुछ भी चला दीजिए कि गांधी ने क्या किया, देश का बंटवारा कर दिया, तमाम चीज़ें हैं। तो कांग्रेस को जानने के लिए आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं न कहीं से हम लोगों ने किताबों को पढ़ा, इतिहास जाना, इतिहास पढ़े, देश के बारे में पढ़े, और हमारा देश कहाँ कल खड़ा था और कहाँ आज खड़ा है, उस विचारधारा के लोग हैं हम लोग। और इस वजह से हम लोग कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान और रोल रहा है इस देश को सजोने में। आपने एनएसयूआई में काम किया है?
नहीं, हाँ, लेकिन मैं जब पुणे से पढ़ के आया तो मैं यहाँ लोकल यूनिवर्सिटीज उदय प्रताप कॉलेज, महात्मा गांधी विश्वविद्यापीठ, यहाँ के चुनाव हम लोग देखते हैं। हमारे कई छोटे भाई हैं जो पदाधिकारी रहे, जी कॉलेज के अध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, चुनाव लड़ाए, हम लोग साथ में कैंपेनिंग किया करते थे। तो लोकल राजनीति को हम लोगों ने बहुत ग्राउंड लेवल से समझा है। और हमारे पिताजी यहीं ग्राम प्रधान हैं काफ़ी दिनों से, तो उस चुनाव को भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। और भारत में ऐसा कहा जाता है कि टफेस्ट चुनाव माना जाता है ग्राम प्रधानी, जी जी क्योंकि वो एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें आपके नहीं, आपके पूर्वज, बाप दादा, उनकी भी सही और गलत चीज़ों का आकलन किया जाता है। जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका दायित्व क्या होता है और आप लोगों को क्या काम करना होता है, इसके बारे में। देखिए, हम लोग एक संगठन के प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करते हैं। जी हम संगठन में जैसे जो भी जिला अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, ब्लॉक अध्यक्ष हो गए, विधानसभा अध्यक्ष, एक हम लोग ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं जी जिसमें जो मूल चीज़ें हैं, जो मूल मुद्दे हैं जी आम जनता के, जो सरकार जो आज भी पूरी ताकत और पूरे दबाव के साथ जनता के विरोध में करती है। जी और जैसा कि आप सभी जानते हो, जो प्रमुख न्यूज़ चैनल है, आप कह सकते हैं जो नेशनल न्यूज़ चैनल है, उन चीज़ों को दबाने का कार्य करते हैं। तो हम लोग हमेशा एडवाइजरी जारी करते हैं कि आप इन मुद्दों को उठाओ, अपने ज़िले में उठाओ। आज यहाँ लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, SIR के पीछे क्या कर रहे हैं लोग, कितने सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, कितने शराब के ठेके खोले गए, मतलब सरकारी स्कूलों को बंद कर कर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। इन चीज़ों को पहुँचाओ लोगों तक। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश जो हमेशा एक सियासी सनसनी रहता है, उसमें युवाओं लाखों युवा है, हजारों ब्लॉक है, सब ब्लॉक पे जाना है, सबको जोड़ना है। जोड़ते वक्त आप युवाओं को क्या कहते हैं, क्या उनको संदेश देते हैं, क्या मोटिवेट करते हैं कि भाई आप कांग्रेस का हाथ थामिए, कांग्रेस जरूरी है, क्या क्या बातें होती हैं? देखिए, अगर मैं आपको बहुत ही नेचुरल तरीके से बताऊं, जी। अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से, आज के जो युवा हैं ज़्यादातर आप देखेंगे कि बेरोजगार हैं। जी और जो रोज़गार लोग हैं, जिनके पास रोज़गार है, जिनके पास जॉब है, नौकरी है, आप ज़्यादातर देखेंगे कि उनका पहला शब्द ये निकलता है, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं। जी लेकिन मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजनीति से हर उस इंसान का लेना देना है जो भारत देश का निवासी है। जी क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ हो, चाहे वो दिख रही हो चाहे नहीं दिख रही हो, वो राजनीति से प्रेरित होती है। ज़्यादातर जो यूथ है आज का, वो अपने आप को ज़बरदस्ती सरकार का हिस्सा बताना चाहता है। झंडा लगा लेगा, भाजपा लिखा, वो डरा हुआ है अंदर से। जी उसको ये लगता है कि मैं कभी भी कहीं भी फंसाया जा सकता हूँ। जी बेरोजगार है, बेरोजगारी है, तो उनको ये लगता है कि हमको एक तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज के यूथ को गुमराह किया गया है। हिंदुत्व की बात कर देंगे, जी जाति की बात कर देंगे। जी आप एक बात बताओ, इस देश में किसने बलिदान नहीं दिया? सबने दिया। आप जाइए इंडिया गेट पे चले जाइए। इंडिया गेट पे आज जब देखेंगे शहीदों के नाम लिखे गए हैं, जी उसमें हिंदू मिलेंगे, मुस्लिम भी बहुत मिलेंगे, जी सिख भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे। ईसाई थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ धर्म देखकर नाम लिखा गया है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, सबका योगदान है इस देश में। जी हर एक का योगदान है इस देश में। तो इस देश को ये कहना मेरे ख्याल से बहुत ही गलत होगा कि सिर्फ एक धर्म का देश है। जी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ सब, मैं 2014 के पहले भी मैंने इस देश को देखा है। जी 2014 के बाद हम इस देश को नहीं देख रहे। हम लोग 2014 के पहले भी देखे इस देश को। सब प्यार से रहें और घटनाएं होती रहती हैं। जैसे हम सुनते हैं अक्सर, मैं अभी एक किसी का इंटरव्यू देख रहा था, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने फोकस किया कि ये बम फोड़ने वाले आतंकवादी मुसलमान ही क्यों रहते हैं। तो मेरे अंदर एक विचार आया, तमाम अपराध होता है, रेप होता है, हत्या होती है, मर्डर होती है। चाहे वो अभी आप बिहार में हाल ही में देख लो अनंत सिंह, क्या उनको भी आतंकवादी कहोगे आप? अगर पैमाना अपराध है, जी 47 चलाना भी अपराध है। एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी, भीड़ भाग रही थी, पुलिस जा रही थी, उधर से 47 चलने की आवाज आई। सरकार जंगल राज की बात कर रही थी। चाहे वो यूपी सरकार और योगी जी ने भी जाके वहां पे जंगल राज की बात की, नरेंद्र मोदी ने भी। क्या वो जंगल राज नहीं था? चुनाव राज नहीं था? चुनाव से ठीक 2 महीने पहले कम से कम 22 हत्याएं की गई, वो जंगल राज नहीं था? तो आतंकवाद या धर्म का पैमाना किसी की गलतियों से जोड़कर नहीं करना चाहिए। आपको प्रेरणा लेना है, कलाम जी से ले लो, वीर अब्दुल हमीद अंसारी जी से ले लो। लेकिन जब संख्याएं देखें तो उस संख्याओं में तो नाम तो काफी वही है, इसी को टारगेट करके भाजपा देखिए, मैं सरकार आपको एक चीज बराबर कहती बताता रहती हूँ। है। विगत 20 दिन पहले जी लंदन में, यूएस में
ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट निकाला गया, गो बैक इंडियंस, क्या था वो? ये तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है, शायद भारत में भी ये भारत लोगों की को, मीडिया उसको दिखाया ना हाँ, दिखाया, मैं क्योंकि आपको बहुत लोगों बता को ये देना चीज़ नहीं चाहता पता हूँ। है। इन तीनों देशों में, जैसे मोदी जी तो अपना बहुत ही विश्व गुरु कहते थे खुद जी को, जी हम अमेरिका, ट्रम्प हमारा दोस्त है, नमस्ते ट्रम्प जैसा प्रोग्राम किए, जी। और आवाम का पैसा, इस देश का पैसा बर्बाद किया उन्होंने। अच्छा। नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम आपको पता होगा, कई जो 100 करोड़ रुपए उन्होंने बर्बाद किया। आज उनके देश के खिलाफ, उनके लोगों के खिलाफ वहां नारे लग रहे हैं, बेड़ियों में भेजे जा रहे हैं, तो कहाँ गई इनकी वो नीति? लेकिन अब तो सवाल ये है कि जैसे कि आपने कहा कि लंदन में गो बैक इंडियंस के नारे लग रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया इसको दिखाई नहीं रहा है। किसी भी न्यूज चैनल आप खोल के देख लें, इसकी चर्चा ही नहीं है। ये जग जाहिर है कि भारतीय मीडिया आज तक नरेंद्र मोदी से कोई सवाल नहीं किया। आप नहीं मानते कि लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ होता है मीडिया? क्या आपने कभी देखा कि मीडिया ने सरकार से कोई सवाल किया हो? मीडिया ने नरेंद्र मोदी से कुछ पूछा हो? मीडिया ने क्या पूछा कि आज जो इंडिगो की हालत हो रही है क्यों हो रही है? मीडिया ने पूछा कि दिल्ली बम ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ? मीडिया ने पूछा कि पहलगाम में होकर आतंकवादी हमले किए गए और पैदल जी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर पैदल आतंकवादी चले गए? मीडिया ने कभी सरकार से पूछा? मीडिया ने पूछा कि पुलवामा में आरडीएक्स आए और चिथड़े चिथड़े उड़ गए देश के जवानों के, मोदी जी ने जांच क्यों नहीं कराई? मीडिया ने पूछा कि अडानी के पोर्ट पे हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स, कोकीन पाए गए, उस पर जांच क्यों नहीं बैठाई गई? मीडिया ने कभी पूछा? जी आपको पता है कि यूएस में अडानी जी को क्रिमिनल गिरफ्तारी का वारंट निकाला गया, उनके पर मुकदमा चलाया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी जी से वहां की एक पत्रकार ने क्वेश्चन किया तो वो फिर मुद्दा चेंज कर देते हैं। इस देश को जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस देश को उलझाना हो, जो देश प्रगति नहीं करता, उसको हिंदू मुस्लिम मिलाकर खड़ा कर दो। तो कांग्रेसियों की ये विचारधारा, हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, जी हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, हम लोग हॉस्पिटल की बात करते हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। जी। आप बनारस में ट्रॉमा सेंटर देख लो, हमारी सरकार ने हमारी दिया, सरकार, हाँ। नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। एयरपोर्ट देख लो, हमारी सरकार ने दिया। मैंने ये नहीं कहता हूँ कि सरकारें कोई आएंगी जाएंगी, सबका एक ड्रॉबैक होता है, जी सबका एक प्लस पॉइंट होता है। जी नितिन गडकरी जी रोड का जाल बिछाए, ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन इसका पैमाना ये नहीं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इस देश में आज तक, चाहे वो आधार कार्ड आप उठा लो, चाहे वो कंप्यूटर उठा लो, चाहे एम्स उठा लो, चाहे भाभा उठा लो, चाहे भाकड़ भांगड़ा उठा लो, चाहे आईआईटी उठा लो, सारी कांग्रेस की बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं हैं। लेकिन अब तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम 2025 में हैं, मोदी जी गमछा हिला देते हैं तो वो वायरल हो जाता है, लोग उसको एक अलग नजरिए से देखते हैं। लेकिन देश को तो ये नहीं पता कि कांग्रेस ने इतने सारे काम किए, कांग्रेस अपने काम को दिखा क्यों नहीं, जोर क्यों है? देखिए, पहले तो मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त करना चाहूँगा। पिछले 1.5 सालों में राहुल गांधी जी की आईटी रीच मोदी जी से 3 गुना ज़्यादा बढ़ी है। आप अभी, मैं आपको कहता हूँ, अभी अपने फ़ोन पे इंस्टाग्राम खोल लो, आप दोनों की रीच देख लो। जी नरेंद्र मोदी की 100 मिलियन करीब पहुंच गई है फॉलोअर्स, जी। उनकी रीच राहुल गांधी की आधा भी नहीं है। चाहे लेकिन जो लोगों के मन में जो सोच बन चुकी है, क्योंकि योगी जी ने किसी को पुचकार दिया, किसी को कुछ कह दिया, तो वो एक अलग नजरिए से देखा जाता है। लेकिन जबकि उनसे ज्यादा राहुल गांधी जनता के बीच में रह रहे हैं, हर एक किसी से मिल रहे हैं। देखिए, योगी जी और राहुल गांधी जी की कोई तुलना नहीं है। मैं मोदी जी की भी बात कर लेता हूँ, मोदी जी की और राहुल नरेंद्र मोदी जी की भी राहुल गांधी जी की कोई तुलना नहीं है। जी, मैं आपको, लेकिन जो आदमी टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे भाषण देता हो, उसको आप क्या सोचते हैं कि उसके पास क्या विजन होगा? प्रधानमंत्री, जी ये बहुत गंभीर मुद्दा, बहुत गंभीर विषय है। देश का प्रधानमंत्री धर्म की बात करे तो क्या एक गंभीर मुद्दा नहीं है? आपको लगता है किसी प्रधानमंत्री को कट्टा जैसा गाना गा के शोभा देता है? ये प्रधानमंत्री ने कभी रोजगार, हथियार बना दिया? हथियार नहीं बना दिया। जिस प्रधानमंत्री को 10-10 हजार रुपए आचार संहिता में चुनाव रहते हुए महिलाओं के खाते में डालने पड़ जाए अपने वोट के लिए, आपको लगता है उस प्रधानमंत्री ने देश के लिए कोई काम किया होगा या उस प्रदेश के लिए कोई काम किया होगा? बतौर विपक्ष काम है आपका कि आप लोगों को जागरूक करें कि ये जो आप 10,000 रुपए ले रहे हैं, ये देखिए, अगर लोग जागरूक नहीं होते तो नरेंद्र मोदी का जो वोट था बनारस में, जी 3.5 लाख घट नहीं गया होता। बनारस की तो स्थिति अलग है, बनारस में विकास हुआ है। देखिए, विकास का पैमाना क्या होता है? आप विकास किसे समझते हैं? जी, मैं विकास समझता हूँ कि अच्छे रोड हो, अच्छी देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सेफ्टी हो, सब कुछ हो। सेफ्टी है बनारस में? नाक के नीचे से इतना बड़ा कांड हो गया, इतनी बड़ी तस्करी हो गई, कब सिरप बिक गया,
अच्छा, सरकार के बड़े करीब करीब लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ गया, बाहुबलियों का इन्वॉल्वमेंट आ गया। तो तो क्या ये क्या मानते ये हैं आप? सुरक्षा है? ये आम जनता की सुरक्षा है? अच्छा, तो क्या मानते हैं आप, इसमें भाजपा सरकार की मिलीभगत है? देखिए क्या होता है, सरकार को सब पता होता है। जी। ऐसा नहीं है कि सरकार को कुछ पता नहीं होता। जी। अब सरकारी जज है, सरकारी क्या किसी घर बुलडोजर चला? नहीं, अभी तक तो तो नहीं आप चला। धर्म देख के बुलडोजर मत चलाओ। अगर आप मुखिया हो तो आपके लिए सब बराबर। ये प्रदेश की जनता आपका परिवार है, जी। और धर्म देखकर बुलडोजर नहीं चलाया जाता। योगी जी, मैं आपको इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अपराधी का कोई जात और धर्म नहीं होता, जी। लेकिन आपने अपराधियों का भी अब धर्म बना दिया है। वो उनके अपराधी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करो, हमारे अपराधी हैं। मैं तो कईयों को जानता हूं हमारे आसपास ही कि जिनको भाई एस्कॉर्ट दिया गया हुआ है, पूर्व में अपराधी रहे हैं, हत्या में जेल काटे, एस्कॉर्ट दे रहे हैं। आप क्या संदेश दे रहे हैं समाज को? मतलब कि भाजपा जो है वो बाहुबलियों को अपराधियों की संरक्षण दे रही सुरक्षा है। कर रही है, खुलेआम सुरक्षा एस्कॉर्ट कर रही है। उन्हें एस्कॉर्ट दे रही है। पुलिस एस्कॉर्ट एक अपराधी के आगे क्यों चला रहे हो आप? अपराधियों के बच्चे एस्कॉर्ट के साथ जा रहे हैं, अच्छा। और उनको प्रदेश में कोई एस्कॉर्ट लायक दिख ही नहीं रहा है। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ देव दीपावली पे बनारस में थे, और यहीं 6 साल की बच्ची का रेप हो गया। जी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप रेप रोक सकते हो, अपराध खुद जाके रोक सकते हो। आपका डर कहाँ गया? आपसे तो डरते हैं ना अपराधी, वो डर कहाँ चला गया? तो जैसे कि अभी बिहार में एक थीम लाया मोदी जी ने जंगल राज का, क्या इस 2027 में नरेंद्र मोदी गुंडा जी राज आएगा? जंगल राज सन 2002 से लेके आए हैं, जी। सन 2002 से। इम्प्लीमेंट अभी उन्होंने किया, उसका रिजल्ट देखिए, शायद मैं मिल एक गया। चीज जानता हूं कि इस देश में एक कौम को डराया जाता है दूसरे कौम को दिखाकर। जी। अगर जी। अगर आपको 11 साल से डर ही लग रहा है, आज विगत 12 सालों से आप सरकार में हैं, लगभग 11-12 सालों से आपका डर नहीं जा रहा है। घटनाएं कराई जाती हैं डराने के लिए। अच्छा, ठीक है। ये जो अभी थोड़ा युवाओं की बात करते हैं, जैसे कि एक कल्चर चला हुआ है छात्र संघ में, ठीक है, कि इसमें क्या है कि जो मुकदमे का कल्चर है, इसे कह सकते हैं एक मुकदमे का कल्चर है कि कोई आप धरना दे रहे हैं, आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाए। इसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं? बहुत हल्की राजनीति है जी। ये, भाजपा द्वारा बहुत ही निम्न स्तर की और हल्की राजनीति है मुकदमेबाजी करना। जी। कितना हल्का जाओगे आप? आपको अब छात्रों से डर लगने लगा है। आप कल्पना करिए, मैं अभी 2 दिन पहले एक प्रोटेस्ट कर रहा था, जी। जहां हमारा प्रोटेस्ट स्थल था, वहां पे पारामिलिट्री फोर्स लगा दी गई थी। वहां पे टेंट नहीं लगने दिया, कुर्सियां हटा दी गई, धमकी दिया गया कि तुम्हारा टेंट सीज कर देंगे। जी। और पुलिस कमिश्नर बनास खुद AK-47 लेके अपने हाथ में पकड़े हुए रोड पे थे, और हमारे जाने पर उन्होंने कहा कि आपको परमिशन नहीं है। अरे परमिशन दोगे आप? हम आपसे कितनी बार परमिशन मांगे? विरोध करने के लिए भी परमिशन चाहिए होता है सरकार से? योगी आदित्यनाथ जी के हिसाब से चाहिए होता है। ये कौन सी बात है? लोकतंत्र है, यहाँ विरोध करने के लिए यहाँ permission क्यों लोकतंत्र चाहिए? नहीं है। अगर लोकतंत्र की भाषा या लोकतंत्र का अर्थ इस देश के युवा जिस दिन समझ जाएंगे, जी। वो खुद जाकर इनको जड़ से उखाड़ देंगे। लोकतंत्र क्या होता है? आप समझिए कि हम पाकिस्तान में नहीं, हम भारत में रहते हैं। जी। हम पाकिस्तान तालिबानी लोग नहीं हैं, हम भारत के वासी हैं। अगर हमको अपनी बात कहने का हक नहीं है, या फिर अपनी बात कहने के हक के लिए आपसे परमिशन लेना पड़े, तो आप कल्पना करिए कि आपकी स्थिति पाकिस्तान से बदतर हो चुकी है। ये सरकार बहुत कायर, बहुत डरपोक है, बहुत ही ज़्यादा डरपोक। इन्हें डर लगता है। लेकिन अब तो बहुत सोचने वाली बात है कि जैसे कि कांग्रेस का एक यूथ विंग NSUI, मैं विश्वविद्यालय में देखता हूँ, बनारस के ही विश्वविद्यालय की बात करते हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वहाँ के NSUI के कार्यकर्ता हैं। मैंने कई बार देखा है, ये एक बार की घटना नहीं है, हमेशा वो धरने पे बैठते हैं, उन्हें हटा दिया जाए। एक बार तो रात में ही उठवा लिया गया था, मेरे संज्ञान में है ये अब आप कल्पना करिए, मैं उस मुद्दे पे गया हुआ था हाल ही में काशी विद्यापीठ। जी। वहाँ पे मुद्दा ये था कि मेरिट पे एडमिशन होगा। जी। मेरिट का जी, आपको मुद्दा पता होगा। वही मुद्दा तो था। आप एक बात बताओ कि एक बच्चा CBSE बोर्ड से पढ़कर आया और एक बच्चा UP बोर्ड से पढ़ के आया है। लाजमी सी बात है, जाहिर सी बात है कि CBSE के बच्चे के पास 80-85% तक क्राइटेरिया आ जाएगी। UP बोर्ड इज क्वाइट टफ जी। टू गेट लाइक मोर देन 70%। उनकी मांग बिल्कुल ही जायज़ और सही थी। जी। और वहाँ छात्रों ने खुलेआम बोला कि यहाँ पे खेल पैसे का चल रहा है, जी। सीट बेचा जा रहा है। जी। ये कौन सा तरीका है कि आप रात के 12 बजे बच्चों को पीट कर जो है मुकदमे डालकर जेल में डाल दोगे, चौका घाट भेज दोगे? उसके बाद तो कोई कुछ कार्रवाई भी नहीं की गई उस पर। डराया जा रहा है, बच्चों को डराया जा रहा है।
ना ही कोई कार्रवाई की गई, अपने मनमानी किए जा रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो राजनीति है वो संगठन में क्यों बट गया है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, छात्र राजनीति जैसा कांग्रेस के एनएसवाई विंग है, भारतीय जनता पार्टी के एबीवीपी है, छात्र सभा समाजवादी पार्टी के, जब भारतीय जनता पार्टी को लगा अब एबीवीपी स्टैंड नहीं कर पा रही है, इन्होंने छात्र संगठन बंद कर दिया, छात्र चुनाव कराना बंद कर दिया। छात्र संघ बहुत दिनों से, बहुत सालों से नहीं हो रहा है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कॉलेजों में आता जाता रहा हूँ, मैं चुनाव को बहुत करीब से देखा हूँ, हमारे कई छोटे, मैं खुद कैंपेनिंग का हिस्सा रहा हूँ, बच्चों से बात करना, मैंने देखा है कि इतनी बड़ी पार्टी देश का मतलब नेतृत्व कर रही है, छात्र संघ जैसे छोटे चुनाव में इनके मंत्री दबाव बना रहे हैं। मतलब ये कितनी हल्की और ओछी राजनीति हो सकती है। आप कल्पना करिए कि जहाँ एक मंत्री लेवल का आदमी छात्र राजनीति में दबाव बनाता है, लेकिन एक आम जनता का कोई आप काम ले जाए, कोई यहाँ करीब करीब बनारस के लगभग 5 मंत्री होंगे राज्य कैबिनेट मिला के जी। आप बनारस के आप लोकल हालात देख रहे हैं, गंदगी आप देख रहे हैं, कहीं चले जाइए, आप अपने ऑफिस के बाहर चले जाइए, गंदगी दिखेगी आपको। उनके लिए वो मुद्दा नहीं है। तो मोदी जी तो स्वच्छ भारत जैसे अभियान, मोदी जी अगर स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जब बनारस आते हैं तो उनको टेंट से क्यों झकना पड़ता है रोड को? कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो बनारस में टेंट से ढक दिया जाता है। भाई, इनको टेंट से ढकना पड़ रहा है, क्यों ढकना पड़ रहा है? शर्म आनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र अब टेंट से ढकना पड़ता है आपको। ठीक है, जैसे कि देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो जाति पे ज़्यादा फोकस है। ठीक है, आप युवाओं में जाते हैं? देखिए, मैं युवाओं में जाता हूँ और मैं बुजुर्गों में भी जाता हूँ। तो युवाओं में जाते हैं तो क्या उन्हें आप जाति का प्रलोभन कहीं कहीं देते हैं कि नहीं? कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे युवा हैं इन बातों को समझ रहे हैं जी, कि जात में धर्म में उलझ के रह जाने का कोई मतलब नहीं। मैंने शायद ही कभी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कभी शिक्षा पे बात सुनी हो। क्या आपने कभी सुनी है योगी आदित्यनाथ जी को शिक्षा पे बात करते? मंदिर पे सुना है। तो मंदिर, अगर महंत है मंदिर है तो पूजा पाठ करें। वो एक मुखिया की जिम्मेदारी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, रोजगार होता है, शिक्षा होता है, सिक्योरिटी होती है, इन चारों चीज़ में ये फेल है। मंदिर तो हमारी आस्था की चीज़ है ना। मंदिर मेरे घर में भी छोटा सा मैं पूजा करके निकलूंगा। और मंदिर मस्जिद ये संत पंडित जी लोग और मौलवी जी लोगों का काम है, नेताओं का काम नहीं है। अगर आपको मंदिर करना है तो आप एक काम करिए, आप संत मठ वापस जाइए। तो मंदिर कहते हैं भाजपा वाले की इकोनॉमी देता है मंदिर। इकोनॉमी तो ताजमहल रोजगार देता है। इकोनॉमी तो फिर ताजमहल देता है कहते हैं। कौन सा रोजगार देता है? मंदिरों के बाहर कहते हैं कि अभी आए दिन पुलिस कमिश्नर 4 दिन पहले एसपी साहब का मैंने वीडियो देखा कि मंदिर में उन्होंने दलाली करते हुए पकड़ा बेरोजगारों को। तो सरकार तो यही कह रही है कि हम मंदिर बना रहे हैं, सरकार तो पकौड़ा और तेल ये सब करने को भी रोजगार कहती है। सरकार के हिसाब से आप ठेला लगा लीजिए, पकौड़ा तेल ये रोजगार हो गया। ठेला भी तो हटवा दे रही है, कहेंगे सब कुछ करने, कुछ नहीं देंगे। ठीक है, थोड़ा छात्र संघ की बात करते हैं। क्वेश्चन मेरे मन में है कि क्या जब तक भाजपा की सरकार रहेगी तब तक छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे? इनको जब तक ये लगेगा कि हम चुनाव हार रहे हैं, छात्र संघ चुनाव नहीं होने देंगे। इनको ये पूर्ण रूप से पता है कि जितने छात्र हैं वो समझ चुके हैं कि इनके लिए छात्र कोई मुद्दा नहीं है। एबीवीपी को कहीं भी अब स्टैंड नहीं मिल रहा है, इस वजह से उन्होंने छात्र संघ को बंद करने का कार्य किया है। यूथ कांग्रेस का जो है वो लोकल लेवल पे क्या काम होता है? लोकल लेवल पे देखते हैं कि जैसे ग्राम पंचायत की चुनाव हो गए, मैं गाजीपुर जिले की बात कर लेता हूं, वहां पे लोकल लेवल पे जो कांग्रेस है वो काफी कमजोर है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल कमजोर है। क्या कारण और उसको मजबूत करने का वही कारण है, जात। इस प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार क्यों पीछे रह गया? यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे क्यों रह गया? राहुल गांधी को कौन से यूथ फॉलो करेंगे? क्योंकि राहुल गांधी का इस देश का हर वो यूथ फॉलो करेगा जिसके अंदर एक विजन होगी, जो पढ़ा लिखा, जो शिक्षित होगा, जो भविष्य की बात करता होगा। राहुल गांधी को हर वो युवा पसंद करेगा जो देश के प्रोग्रेस की बात सोचता होगा। और वो युवा जो मोदी जी का रील देख के उनके स्टेटस को लगा, बस रील देखेंगे, वो देश के बारे में कहाँ बात करते हैं? आज तो सभी रील देख रहे हैं, सब लोग वही कर रहे हैं। अब रील का भी एक समय है, 10 मिनट देख लो, 20 मिनट, 1 घंटे देख लो। अब तो युवा 12 घंटे रील देख रहे हैं। आप युवाओं में जाते हैं, युवाओं की मूल समस्या क्या है? क्योंकि देखिए पेपर लीक, बिल्कुल पेपर लीक पे आप कुछ बताइए। पेपर लीक देखिए, पेपर लीक में सरकार की मिलीभगत होती है और पूर्ण रूप से सरकार कराती है।
पेपर के नाम पे, एग्जाम के नाम पे फॉर्म का पैसा कलेक्शन करना, उससे अपना चुनाव लड़ना, रेवेन्यू जो ये काम है सरकार का। मतलब कि ये सिस्टम का फेल्योर शर्म आना चाहिए इस सिस्टम को, इस सरकार को, कि जो लड़के दौड़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपका पेपर लीक हो जा रहा है, और एक बार नहीं बार बार लीक हो रहा है। क्या कारण है? इस्तीफा दे दो। सरकार नहीं चला पा रहा, इस्तीफा दे दो, गद्दी छोड़ दो। अच्छा, SIR को लेके बात करते हैं। SIR मामला चल रहा है। SIR में 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। क्या यूपी में 3 करोड़ लोगों का नाम काटा जा रहा है। मैं आपको 2024 में 2024 में वही वोट लेके चुनाव लड़ गए, जी, वही वोट लेके उन्होंने चुनाव लड़ा जी। और जैसे बिहार चुनाव होता है 1 महीने के अंदर आप SIR की प्रक्रिया शुरू कर देते हो। SIR गलत है, नहीं होना चाहिए। मेरे देखिए, किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से गलत कहना गलत नहीं है। आई मीन गलत और सही में फ़र्क क्या होता है मैं बताता हूँ। SIR के आड़ में ये लोग बहुत कुछ करते हैं, फॉर्म 6 में ये लोग बहुत कुछ करते हैं। ये वोट अपने हिसाब से जोड़ने और आप काटने खुल का। के बताइए। मैं आपको बताता हूँ, यही लोकल MLC हैं समाजवादी पार्टी के, उनका नाम गायब हो गया, उनके पूरे परिवार का नाम उड़ गया। तो सीटिंग MLC हैं और प्रत्याशी भी हैं। SIR में भाई उनका पूरा नाम गायब हो गया। अब आप कल्पना करिए कितने बड़े फ्रॉड ये हैं, ये कितना बड़ा फ्रॉड है ये, कि एक जनता के नेतृत्व करने वाले आदमी का, आशुतोष सिन्हा जी यहाँ से MLC हैं जी, उनका मुझे सुनने में आया कि पूरा का पूरा वोट ही गायब हो गया, परिवार का नाम ही कट गया। ये कैसा SIR है भाई? अब आपको जनता बार बार बताएगी, सिखाएगी। इसको लेके कांग्रेस का क्या पहल होगा अगला, क्योंकि ये बहुत बड़ा पहले मुद्दा दिन से राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये सरकार चोर है, जी। पूर्ण रूप से चोरी की सरकार, और ये चोर लोग हैं, इनकी हैसियत नहीं है कि ईमानदारी से चुनाव करके चुनाव जीत लें। हाँ, वोट चोरी पे बात करते हैं। वोट चोरी का क्या मुद्दा है? आपको बताया ब्राजीलियन मॉडल, हाँ, मॉडल ब्राजीलियन ब्राजील मॉडल, मैंने वो पूरा वोटर podcast लिस्ट देखा था 2 घंटे कहाँ का। इलेक्शन कमीशन है इस पे क्या कार्रवाई किया इलेक्शन कमीशन ने? या ये कौन सा तरीका था कि 50-50 वोट है, एक एक घर में 400 वोट मिल रहे हैं? तो ये भ्रष्टाचार, ये चोरी नहीं है? शर्म आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि आप पे आरोप, प्रधानमंत्री पे सीधा आरोप लगाया गया और देश के LOP ने लगाया, आपने उसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ये बहुत बड़ा एक जो है ब्लेम है लोकतंत्र पे भी, क्योंकि कहते हैं कि लोकतंत्र को जब सबसे कमजोर होता है और संभालता है वो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट। देखिए, हम आपको एक अब चीज बता चुनाव रहे हैं, आयोग में ही गड़बड़ी हो रही है। ये लोकतंत्र को खत्म करने का काम करने चाहते हैं भाजपाई, और हम लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं। कहावत आपने सुनी है ना, हम इस देश को आवारा नहीं होने देंगे। इस देश में सड़कें जब जब सूनी होंगी, इस देश का संसद आवारा होगा, और हम आज भी सड़कों को आवारा नहीं होने दिए हैं, सूनी नहीं होने दिए हैं, और हम आए दिन रोड पे उतरते हैं। आपको पता है जितने प्रदर्शन, जितनी बार हम रोड पे उतरते हैं उतनी बार हमारे ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं, हमको डराया जाता है। इनको ये जानना होगा, आज नहीं कल नहीं परसों तुम जाओगे, और तुम क्या देख के जाओगे, तुम क्या सिखा के जाओगे, इसका आकलन आप करके बैठे रहना। एक डायलॉग है, हर एक लाठी का हिसाब होगा, आज नहीं तो कल होगा। क्या है? बिल्कुल होगा, क्या है कैसे बिल्कुल हिसाब होगा? बिल्कुल हिसाब होगा, कैसे हिसाब होगा? बिल्कुल हमारे तरीके से होगा। सरकार आने दीजिए, जब समय आएगा बिल्कुल हिसाब होगा। गलत के साथ गलत होना बहुत जरूरी है। तो इसमें आम जनता पिस जाएगी। आम जनता क्यों पिसेगी? क्या गणेश कुमार के साथ हिसाब नहीं होगा? मतलब पदाधिकारियों के साथ हिसाब होगा। बिल्कुल, सब पदाधिकारियों के साथ नहीं, इस देश की जनता की आवाज और लोकतंत्र को मिटाने के लिए जो जो अपनी ताकत लगाए सबका हिसाब होगा। लोकल लेवल पे क्या काम करने की जरूरत है कांग्रेस को, क्योंकि अब मामला देखिए, शुरू मैं होगा, आपको एक 27 चीज पे और चुनाव बता पास देता हूँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जी। मैं एक संगठन का आदमी हूँ। जी, चुनाव हार या जीत ये पैमाना नहीं है किसी भी चीज के विकास का। जी, चुनाव अगर कोई विधायक, जो मैं देख पा रहा हूँ, भाजपाई हूँ, वो अपने लिए जीत और हार रहे हैं, जी, वो अपने लिए जीतते और हारते हैं, वो जनता के लिए नहीं जीत रहे हैं, जी। वो अपने लिए जीत रहे हैं। और समाज को सुधारना, बदलाव लाने के लिए संघर्ष जरूरी है। सबसे बड़ी चीज़ है संघर्ष। चुनाव बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है संघर्ष। मैंने भाजपाइयों को सुना हुआ है कि सरकार बनानी है, रहना है तो चाहे जो करना पड़े करेंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कायरों, इन्हें शर्म नहीं आती। सरकार से पहले संगठन है, ऐसा करके भी कुछ बोला गया था। देखिए क्या है, संगठन बड़ा है सरकार में। इन क्या बड़ा है इनका संगठन, आप बताइए ना मुझे। उन्होंने इनका संगठन कहाँ बड़ा है? संगठन की क्या चलती है? संगठन की नहीं चलती है, क्योंकि जब संगठन, देखिए मैं बता देता हूँ, इनके सरकार में गुजरातियों की चलती है, अच्छा, और भाजपा में ज़्यादातर वो यूथ कुर्सी लगा के दरी बिछा के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। और ये बड़ा ही कटु सत्य है, मैं भाजपा को बताना चाहता हूँ, वो गलत फहमी में हो। तमाम कांग्रेसी, जिन कांग्रेसियों को इन्होंने गाली दिया, जी, जिनका विरोध किया, इनके पार्टी में मंत्री बनकर बैठे हैं,
और देश चलाने का कार्य कर रहे हैं। आप बनारस में कई पूर्व कांग्रेसियों को मंत्री मैं देख रहा एमएलसी हूँ, देखिए, राजेश मिश्रा को देख आप लीजिए। देश में देखिए, आप छोड़िए, आप दयालु गुरु जी को देखिए, धर्मेंद्र जी को देखिए, अवधेश राय पिंडरा जी को देखिए, क्या है ये सब कांग्रेसी रहे। रीता जितिन प्रसाद को देखिए, कांग्रेसी। जितिन प्रसाद और इनके कार्यकर्ता कहाँ हैं? इनके पास कार्यकर्ता नहीं थे मंत्री बनाने के लिए। ये कांग्रेसियों को मंत्री बनाते हैं, अपने कार्यकर्ता से दरी बिछवाते हैं। भाजपा कहती है कि कांग्रेस जो है वो वन मैन आर्मी है, क्योंकि केवल एक ही जहां भाजपा में एक से एक फायर नेता है, केवल राहुल गांधी। कौन फायर नेता हमें बताइए आप। क्यों फायर नेता नहीं है? नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री आप मानते हैं या नेता? पहले इस बात को स्पष्ट करें। अभी तो अगर संवैधानिक पद को देखें तो वो हमारे प्रधानमंत्री देश का होता है, लेकिन ठीक है, प्रधानमंत्री को ये छोड़ देते हैं, प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह है। ये प्रधानमंत्री सिर्फ राजनाथ सिंह तो अब कमजोर हो चुके हैं, टूट चुके हैं राजनाथ सिंह, कैसा व्यक्तित्व है उनका? बिल्कुल टूट चुके हैं। देखिए, मैं उनके बारे में बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा ना, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन जो हम देख पाते हैं, अब तो राजनाथ जी भी झूठ बोलना सीख गए हैं। अभी आपको तथ्य पता चला होगा कुछ दिन पहले ही संसद में, अब राजनाथ जी भी तथ्यहीन बातें करने लगे हैं। ये जो सरकार है, या फिर भाजपा कहते हैं, सरकार नहीं कहते हैं, भाजपा ये नेहरू जी को क्यों टारगेट करती है? पढ़े लिखे नहीं है ना, नेहरू जी को जानते कितना है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जितने दिन से प्रधानमंत्री है ना, जी नेहरू जी ने उतने दिन जेल में काटे हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रियंका गांधी ने कल कहा, मुझे बहुत पसंद है कि उन्होंने कहा कि एक दिन हम लोग 20 घंटा 40 घंटा बिल्कुल निकाल कर लेते लेना हैं, चाहिए एक चर्चा। सूची बना लीजिए क्या नेहरू जी के ये बारे में देश सोचते जब हैं, वो आजाद दे हुआ था तो सुई बनाने की क्षमता नहीं थी। जी नेहरू जी ने उनको रॉकेट बनाना सिखा दिया और ले गए। ये नेहरू जी का विजन था। अगर नेहरू जी जब देश की आज़ादी के बाद मंदिर बनाने चले गए होते तो एम्स कौन बनाया होता, इसरो कौन बनाया होता, भाभा कौन बनाया होता, भांगड़ कौन बनाया होता, आईआईटी कौन बनाया होता, कौन बनाया होता, आप बताइए। ये सब जो इतने अच्छे कार्य हैं नेहरू जी के या फिर कांग्रेस की, ये जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहे देखिए, हैं? एक तरीका है, आपने संस्थाओं पे सरकार संस्थाओं पे कब्जा करके बैठी है, जी मीडिया पे कब्जा करके बैठी है। इनकी अपनी एक फर्जी झूठ चलाने की एक सोशल मीडिया पे अलग से एक विंग बनाई गई है। इन बेशर्मों को फर्जी झूठ से राजनीति करनी पड़ती है। देखिए, कमियां बुराइयां सब में होती हैं, नरेंद्र मोदी जी में भी होंगी, सब में कुछ ना कुछ कमियां। हम लोग इंसान, यहाँ कोई भगवान बन के नहीं आया है, तो आप उनकी अच्छाइयों को भी रखो। इन सब से युवाओं पे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। आज का युवा रील में व्यस्त है, वो झूठ को सच मान बैठा है। उसे पता ही नहीं कि नेहरू जी भगत सिंह से मिलने जाया करते थे, उन्हें पता ही नहीं कि नेहरू जी भगत से मिलने जाया करते थे। आप बताइए, आरएसएस का कौन सा ऐसा कोई ऐसे आदमी का नाम बता दीजिए जिन्होंने भगत सिंह की लड़ाई लड़ी हो, जो मिलने गए हों कभी। मुस्लिम लीग के साथ खड़े होने वाली आरएसएस को आज ये देश हित वाला बता रहे हैं, मुस्लिम लीग के साथ खड़ी थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया इन्होंने। कैसे समझाएंगे? अंग्रेजों बहुत का, मुश्किल हो जाएगा। सावरकर ने चिट्ठी जारी करके बोली कि अंग्रेजों के साथ खड़े रहिए। क्यों बोली? वीर बताते हैं उसको, कायर को। किस कायर को? वीर सावरकर को कायर थे? बिल्कुल कायर थे। चिट्ठी लिखने वाला आदमी क्या होता है? माफीनामा लिखने वाला आदमी क्या होता है? ये सब चीज कौन समझाएगा युवाओं को? कैसे समझाएंगे? मैं वही जानना चाहता हम हूँ। जैसे लोग समझाएंगे, राहुल जी समझाएंगे, कांग्रेस समझाएगी। राहुल जी को पसंद सब करते हैं, वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल वोट बढ़ता जा रहा है, हमारा आए दिन बढ़ रहा है। 2027 में वोट बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। आपने लोकसभा देखा ना, यूपी पे बहुत गुरूर था, जिस उत्तर प्रदेश पे भाजपा को बहुत गुरूर था, इनको पटकनी देने का कार्य किया, और वोट चोरी के बाद ये स्थिति थी। इनको तो कल्पना ही नहीं था कि यूपी में हार जाएंगे, वरना ये यहाँ भी वही गणित करते। ईवीएम में क्या गड़बड़ी हो रही है? देखिए क्या है, ईवीएम जिस देश ने बनाया, ईवीएम पे चुनाव कराता है क्या? आप अमेरिका चाइना की नकल कर रहे हो, वहाँ ईवीएम से चुनाव होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो तो विकसित देश है ना, विकसित देश है। क्यों नहीं करते वो ईवीएम पे? करो बैलेट पेपर पे चुनाव, क्या दिक्कत आ रही है? बैलेट पेपर पे चुनाव होगा तो चोरी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। कहीं बैलेट पेपर पे चुनाव जीतते हैं? आप बिहार देख लो, जितने भी बैलेट से वोट आए थे, चुनाव हार रहे थे हर जगह। तो बहुत खराब प्रदर्शन रहा कांग्रेस का बिहार में। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी 90 लाख वोट पाके 95% आप प्रदर्शन की अगर बात कर रहे हैं, आरजेडी 1 करोड़ प्लस, लगभग 1 करोड़ 20 लाख, लगभग अप्रॉक्स, मेरा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी से वोट ज़्यादा पार के 35 सीट पे रहती है। कांग्रेस पार्टी वहीं 55-60 लाख वोट पाती है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पाती इनसे। जहाँ इतना धन लगा हो, मीडिया लगा हो, अदानी का पैसा लगा हो, प्रधानमंत्री खुद लगा हो, गृह मंत्री जाके बैठ गया हो, और योगी जी जैसे तमाम मुख्यमंत्री बैठ गए हो। इसी चीज को मैं पॉइंट आउट कर रहा था ना, कि इतने स्टार प्रचारक हैं भाजपा में, लेकिन आप स्टार प्रचारक नहीं, मेरी बात को समझिएगा। स्टार और प्रचारक क्या होता है?
स्टार प्रचारक जिसका कुछ इन्फ्लुएंस ये वोटर्स स्टार प्रचारक यूपी में क्यों नहीं काम कर पाए थे लोकसभा में? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। लोकसभा में जरूरी मैं था। बता रहा हूँ, ये वोट, ये चुनाव बिहार चोरी का चुनाव, बेईमानी का चुनाव था। मैंने बताया ना आपको, जिस सरकार को 10-10 हजार रुपया देना पड़ जाए 1,13,00,000 महिलाओं को, शर्म आनी चाहिए उनको अपनी जीत पे, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को बिहार जैसी जीत पे। ठीक है, एक क्वेश्चन है मुझे, मैं एकदम आप सोच के बताइएगा कि जैसे कि राहुल गांधी किसी भी राज्य में जाते हैं, ठीक है, तो उनको एक सपोर्टिंग पार्टी चाहिए होता है, जैसे इंडिया गठबंधन है, बड़े बड़े चेहरे हैं। एक मिनट, बड़े बड़े चेहरे हैं, तो 2027 में आएंगे तो अखिलेश जी उस गठबंधन में देखिए, रहेंगे। पहली चीज तो ये शीर्ष का फैसला होता है, हम जैसे छोटे हाँ नहीं, समझ रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि राहुल जी उस मुकाम पे कब स्टैंड करेंगे जहां वो अकेले किसी भी राज्य में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी, क्या हम अकेले चुनाव नहीं लड़ते पंजाब में? जी, हम अकेले चुनाव नहीं लड़ते हिमाचल में, हम अकेले यू- चुनाव पूर्वांचल उत्तराखंड में की नहीं बात लड़ते, करते हैं, हम हम उत्तर अकेले प्रदेश से चुनाव छत्तीसगढ़ में नहीं लड़ते, हम अकेले चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं लड़ते, हम अकेले चुनाव गोवा में नहीं लड़ते, जी। हम कर्नाटका उत्तर नहीं प्रदेश लड़ते। में बताइए, उत्तर प्रदेश में कब वो दिन आएगा? उत्तर प्रदेश में हम अकेले चुनाव 2022 में लड़े थे, और नरेंद्र मोदी जी 10 दल लेके लड़े थे। और बताइए, अच्छा, बिल्कुल लड़े थे 2022 में। तो ठीक है, थोड़ा युवाओं पे ही हम लोग रहते हैं, युवाओं पे बात करते हैं, थोड़ा राष्ट्रीय लेवल पे हमारा जो यूथ समाचार है वो यूथ सुनता है, तो यूथ पे बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जब कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं, किसी भी बड़े चेहरे को देख लीजिए, तो युवाओं को आप लोग कैसे समझाते हैं? क्योंकि मनोबल तो डाउन होता है, क्योंकि कोई बड़ा चेहरा पार्टी को छोड़ रहा है, तो युवाओं के मन में आता है क्या, मतलब कैसे आप देखिए, मैनेज जो करते हैं? कांग्रेस की यूथ है, जी, अगर उनका मनोबल डाउन हो रहा होता जी। तो हम सड़कों पे नहीं उतर रहे होते। किसी के आने और जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, हम उनको देखकर चलते हैं, तो ना राहुल गांधी का मनोबल कम हुआ ना हमारा कम। उस समय समझाते क्या है आप युवाओं को? क्योंकि असर तो पड़ता है, देखिए असर तो पड़ेगा जब देखिए एक ये बड़ा चेहरा भाजपा की छोड़ेगा। राजनीति है जिनको असर पड़ता होगा। अच्छा, ये भाजपाइयों की राजनीति है जिनको असर पड़ जाता है, हमें असर नहीं पड़ता। हम ये जानते हैं कि हम वो चाटुकारिता की राजनीति नहीं करनी। हमको सड़क, हमारे संगठन, हमारे पार्टी में चाटुकारिता की कोई जगह नहीं है। हम अपने बल पर, अपने विजन पे, अपने संघर्ष पे राजनीति करने वाले लोग हैं, तो हमें किसी के आने जाने से न मनोबल टूटता और न बढ़ता है। हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, महात्मा गांधी की विचारधारा के लोग हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन के लोग हैं, इंदिरा गांधी जैसा निडरता हमारे अंदर है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 2027 में राहुल गांधी का क्या मैं रहेगा? फिर से कहूँगा, ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा। राहुल जी बिल्कुल बने रहेंगे चुनाव में, बिल्कुल आएंगे प्रचार करने, जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। 2024 में अगर लोकसभा हम हरा दिया आपको, तो हम विधानसभा भी आपको हराएंगे। विधानसभा? बशर्ते ये बेईमान सरकार बेईमानी न करे। इनसे कह दीजिए ईमानदारी से चुनाव लड़ना सीख ले, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, आपने अपने एक वीडियो में किसी दिनेश सिंह को धमकाया था, क्या था वो मामला? दिनेश सिंह रायबरेली, हाँ हाँ पूर्व कांग्रेसी, जी राहुल गांधी जी का दिशा बैठक में सम्मिलित होना था। जी। अब दिशा बैठक में सम्मिलित होने जा रहे राहुल गांधी जी का इन्होंने विरोध किया सड़क पर बैठ के, क्योंकि दिनेश सिंह जी को हम लोग काफ़ी अरसे से जानते हैं, ये पूर्व कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में रहे, भाजपाइयों को दिन रात गाली दी। वो बात अलग है कि आज मंत्री का दर्जा लेकर बैठे हुए हैं और भाजपाइयों के लिए कुर्सी लगा रहे हैं। दिनेश सिंह को हम लोग अरसे से जानते हैं, उनकी चाल, उनका चरित्र, एक भ्रष्ट नेता हैं वो, जहाँ सरकार वहाँ दिनेश सिंह, ठेका दलाली पट्टा की राजनीति करने वाले नेता हैं वो। उसी संदर्भ में उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ, प्रियंका गांधी जी के गांधी परिवार के खिलाफ कुछ उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया था। उस बात पे हम लोगों ने उनका विरोध जाहिर किया था सोशल मीडिया के माध्यम से। एक बार आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के जो पोस्टर पे उस पर कालिक पोत दिया था, क्या मामला था? वो हम लोग प्रधानमंत्री पीएमओ के कार्यालय घेराव कर रहे थे। हाँ। जब भी हम घेराव करने जाते हैं, हमको ये महसूस होता है कि जैसे हम बनारस के नागरिक नहीं, पाकिस्तान के नागरिक हों। हमारी आवाज़ को दबाने, बट और बूटों के सहारे कुचलने का काम करने का कोशिश करती है सरकार। प्रदर्शन के दौरान ही जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो कुछ युवाओं ने जो है इसका विरोध करना चाहा, तो उनके साथ भी मारपीट भी की गई, धक्का मुक्की की गई, और 2-3 को बुरी तरह मारा भी गया। कुछ युवक उसमें से निकल के जो है हमारे युवा कार्यकर्ता के साथ ही कालिक पोतने का कार्य किए थे। तो आप उसमें शामिल नहीं थे? प्रदर्शन मेरा था, मेरे नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन था। तो आपकी गिरफ्तारी भी हुई थी? सरकार ने मुकदमा उस पर दर्ज किया था। आपके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज किए सरकार ने? लगभग 14 मुकदमे, 14 मुकदमे राजनीतिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। तो देखिए, हमारे साथ थे उम्मीदे यूपी विशाल सिंह विक्कू जी।
आप सुन रहे थे कि कैसे जो प्रदेश की और हमारे देश की सरकार है वो कांग्रेसियों को दबाने का काम कर रही है और हमारे युवाओं को दबाने का काम कर रही है और एक मुकदमे की राजनीति कर रही है। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे युद्ध समाचार।